डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है आपका, ये लेक्चर है आपका फ्लड लाइटिंग के ऊपर। तो ये आपका एक टॉपिक है, इल्यूमिनेशन का ही है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। देखिए, इल्यूमिनेशन में जो टिपिकल पार्ट था वो हम कवर कर चुके हैं। अब इसमें एक दो न्यूमेरिकल का टॉपिक है, वो मैं कवर कर दूंगा। तो पहले मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देता हूँ। फिर मेरा एक लेक्चर जो होगा वो न्यूमेरिकल के ऊपर ही होगा। तो मैं न्यूमेरिकल का लेक्चर मैं अलग से लूँगा। तो पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सारा कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद जो है अपन जो है उसमें फिर न्यूमेरिकल का टॉपिक जो है एक साथ लेंगे। इसमें बेसिकली दो आपके सिलेबस में जो डिफाइंड है वो दो न्यूमेरिकल का टॉपिक जो है वो होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्लड लाइटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्लड लाइटिंग होती क्या। जैसे वर्ड से ही क्लियर है। देखिए, फ्लड लाइटिंग मतलब ये होता है कि जैसे क्रिकेट ग्राउंड हुआ आपका, फुटबॉल ग्राउंड हो गया, या ऑडिटोरियम हो गया आपका, या फिर आपका एम्पी थिएटर हो गया। तो इन सब बड़े बड़े जगह पर हम क्या करते हैं, इन सब बड़े बड़े जगह पर हम फ्लड लाइटिंग करते हैं। तो फ्लड लाइटिंग का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है इल्यूमिनेशन पार्ट में, है ना। क्योंकि एज एन इंजीनियर आपको ये पता होना चाहिए कि किस एरिया में कितने फ्लड लाइट्स लगेंगे, किस रेंज के लगेंगे और एंगल क्या होना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे कि फ्लड लाइटिंग का मतलब क्या है। द मीनिंग ऑफ फ्लड लाइटिंग इज फ्लडिंग ऑफ लार्ज सरफेस विथ लाइट, है ना। वर्ड से ही क्लियर, फ्लडिंग ऑफ लार्ज सरफेस विथ लाइट। अब जैसे क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, उसका सरफेस बहुत बड़ा होता है, उस पर आप लाइट को फ्लड करते हो, मतलब लाइट से बिल्कुल भर देते हो, उसको हम कहते हैं फ्लड लाइटिंग। ठीक है। अब पर्पस क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्यूटिफिकेशन, मतलब किसी चीज़ का की सुंदरता बढ़ाने के लिए। पब्लिक प्लेस हो गया, है ना, एंशियंट बिल्डिंग हो गए, आपके मॉन्यूमेंट्स हो गए, रिलीजियस बिल्डिंग है। जैसे अभी दिवाली का टाइम आ रहा है तो जैसे खूब लाइटें वाइटें लगेंगी मंदिरों में, वो लगेगा, वेपर लाइट वगैरह लगेंगे वहाँ पर। ये हो गया पब्लिक प्लेस में। जैसे आपका जो अगर किसी आपके सिटी में कोई चौक है, चौक के ऊपर जो लाइटें लगती हैं, दो दूर दूर तक लाइटें जाती हैं, वो हो गया, है ना। तो इन सब जगह पे फिर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल फ्लड लाइटिंग, ये भी अलग होता है। तो इसमें जैसे रेलवे यार्ड्स हो गया ना, जैसे कभी कभी आप रेलवे, जो नॉर्मल रेलवे स्टेशन है वहाँ नहीं, रेलवे यार्ड्स जहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह होता है, तो वहाँ पे जाके देखिएगा, वहाँ लाइटें होती हैं। फिर स्पोर्ट्स का स्टेडियम होता है, कार पार्किंग है, कंस्ट्रक्शन साइट है, क्वेरीज है। तो ये सब एरिया है जहाँ पर हम फ्लड लाइटिंग हम यूज़ करते हैं। और एक आता है छोटा सा आपका एडवर्टाइजिंग के लिए, मतलब जैसे आप कंपनी का जैसे होल्डिंग बोर्ड वगैरह देखते हो, रोड पे चलते चलते होल्डिंग बोर्ड देखते हो तो लाइट ऊपर की तरफ रहता है, तो वो भी एक फ्लड लाइटिंग का ही पार्ट है ना। तो ये तीन जगह है जहाँ पर हम फ्लड लाइटिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि what are the areas in which we use the flood lighting, और दूसरा है कि what are the main purpose of using the flood lighting। तो आप इसमें ये तीन पॉइंट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब फ्लड लाइटिंग को करने के लिए हमें चाहिए फ्लड लाइट प्रोजेक्टर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, फ्लड लाइट प्रोजेक्टर चाहिए। तो प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर एक्चुअली क्या होता है, जैसे लाइट तो आपके पास है, लेकिन आपको लाइट को फोकस करना है एक जगह पर, है ना। लाइट को आपको फोकस करना है एक जगह पे, तो लाइट को फोकस करने का काम जो है वो प्रोजेक्टर करता है ना। क्योंकि लाइट अगर जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, तो इससे लाइट जो है वो हर एक डायरेक्शन में जाएगा, है ना, हर एक डायरेक्शन में लाइट जाएगी। लेकिन आपको क्या चाहिए, इन सारे लाइट को आपको फोकस करना है एक जगह पर, ऐसे करके, है ना। तो ये काम जो करता है वो प्रोजेक्टर करता है। आपका सारे लाइट को एक जगह फोकस करने का काम जो है वो प्रोजेक्टर करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लड लाइट प्रोजेक्टर बोलते हैं। और इसमें जो है जो फ्लड लाइट प्रोजेक्टर में आपको एक रिफ्लेक्टर होता है, और उसमें जो रिफ्लेक्टर होता है, जैसे अगर आपने देखा होगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी, उसमें जो होता है ये कोनिकल शेप का होता है ऐसे करके, और यहाँ पे अंदर में इसके रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं। कभी उनको ध्यान से देखिएगा तो इसके अंदर में ऐसे रिफ्लेक्टर्स लगे हुए होते हैं, और यहाँ पे आपका ऐसे जो है ऐसे बल्ब जो है वो बना हुआ होता है, और ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे निकला हुआ होता है। ठीक है, और ये आपका बल्ब होता है, और पीछे आपका कनेक्शंस वगैरह होता है ऐसे करके।
तो ये आपका ऐसे होता है फ्लड लाइट का जो होता है। इसीलिए देखिए ये देखते हैं लाइट को, अब लाइट को ये क्या करेगा, फोकस करेगा जिस डायरेक्शन में आपने इसको लगाया है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ आपका लाइट हो गया। इस तरीके से आपका ये फ्लड लाइट जो है वो काम करता है, ठीक है। तो इसमें अंदर जो होता है रिफ्लेक्टर होता है, और इसमें जो आपका होता है बीम को नैरो करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाउसिंग, ठीक है। तो द टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर एंड इट्स हाउसिंग है ना, यूज्ड फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग, मतलब लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहाँ पे, एक नैरो बीम में, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लड लाइट प्रोजेक्टर। जो काम वो करता है उसी को शब्दों से जोड़ करके हमने डिफिनेशन बना दिया कि मतलब ऐसा रिफ्लेक्टर और वैसा हाउसिंग, मतलब होता है जहाँ पे उसको हम पैक करके रखते हैं, उसको हम हाउसिंग बोलते हैं, है ना। तो ये टेक्निकल वर्ड है हाउसिंग, है ना। तो वैसे भी हाउस का मतलब क्या, जहाँ आप रहते हो, तो मतलब ऐसा रिफ्लेक्टर, ऐसा प्रोजेक्टर जिसमें रिफ्लेक्टर हो और जिसको हम एक हाउसिंग में रखते हैं जो लाइट को फोकस करता है एक जगह पर नैरो बीम के रूप में, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लड लाइट प्रोजेक्टर बोलते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज मेड ऑफ सिल्वर ग्लास और स्टेनलेस स्टील। कभी आप देखिएगा जा करके अंदर की तरफ, उसमें देखिएगा सिल्वर ग्लास होगा या आपका स्टेनलेस स्टील का बना होता है। मेटल रिफ्लेक्टर जो होता है वो ज़्यादा रोबस्ट होता है, इसीलिए हम इसको प्रेफर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उसमें टूटने का चांसेस कम रहता है, ग्लास के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक चीज़ है, जब आपका प्रोजेक्टर लैंप है ना का वॉटेज बढ़ता है, जैसे अगर आपका 500 से 1000 वाट का अगर होता है, तो उसमें आपको कूलिंग सिस्टम और वेंटिलेशन सिस्टम लगाना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा कि अंदर हीट जो अगर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया तो आपका जो ये सिस्टम है ये बर्स्ट कर सकता है। इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे कि फ्लड लाइट्स में ऊपर में से वेंट्स बने रहते हैं, तो पतला पतला जाली टाइप का होता है, तो पीछे की तरफ से वो बस हीट को बाहर निकालने के लिए होता है, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको वो कैसा दिखता है। देखिए ऐसा है आपका, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्टर से हमारा, तो नैरो बीम प्रोजेक्टर, देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है ना, नैरो बीम, मीडियम और वाइड, ये सारा खेल जो है एंगल और रेंज का है, ठीक है। एंगल और रेंज का है, मतलब एंगल, कितने एंगल पे लाइट बाहर निकलेगा, और रेंज मतलब कितनी दूरी तक जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए, तो अगर इस वाले पे फोकस करिए, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ ऐसे करके, तो आप अगर इसका एंगल देखेंगे, ये तो यही तो इसका एंगल हुआ ना, यही इसका एंगल हुआ, कितने एंगल पे, ठीक है। तो इसी, अब इसको आप प्रोजेक्ट करेंगे पीछे की तरफ, तो ये जा करके ऐसे प्रोजेक्ट होकर के एक आपका एंगुलर फॉर्म बनाएगा ऐसे करके, ठीक है। ये तो इस एंगल की बात होती है, और रेंज मतलब कितने दूर तक जाएगा ये, ठीक है। तो इसी पे क्लासिफिकेशन है इसका सारा कुछ, ठीक है। तो जब आपका एंगल जो है 12 से 25 डिग्री का हो, मतलब क्या कह रहे हैं, ये अगर इसको हम थीटा लेते हैं, तो इफ थीटा इज बिटवीन 12 टू 25 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं डिस्टेंस को, अगर जो रेंज है उसको मैं रेंज को r ले लेता हूँ, ठीक है, रेंज को मैं r ले लेता हूँ, एंड r जो रेंज है मतलब कितने दूर तक जाएगा, अगर वो 70 मीटर है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगा आपका नैरो बीम, ठीक है, ये होगा आपका नैरो बीम, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन ये है कि अगर, है ना, आपका यही एंगल, जो एंगल की बात अभी हम कर रहे थे, अगर ये एंगल आपका 25 से 40 डिग्री के बीच में हो, मतलब 25 से अगर 40 डिग्री के बीच में अगर आपका एंगल हो, और अगर आपका रेंज घट जाए, मतलब अब हमने एंगल बढ़ाया, रेंज घटाया, है ना, पहले 70 मीटर से ज़्यादा था, है ना, मोर देन, ठीक है, मोर देन 70 मीटर। अब हमने क्या किया, एंगल बढ़ा दिया, रेंज को घटा दिया। अब आपका रेंज जो है वो लाई कर रहा है 30 से 70 मीटर के बीच में, ठीक है। तो इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मीडियम एंगल प्रोजेक्टर, ठीक है। ये हो गया आपका मीडियम एंगल प्रोजेक्टर। उसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन भी जो आपका है, तीसरा क्लासिफिकेशन भी आपका एंगल और रेंज के ऊपर ही है। तो जो तीसरा क्लासिफिकेशन है, अगर आपका जो एंगल है 40 से 90 के बीच में, तो इफ थीटा लाइज बिटवीन 40
290 डिग्री, ठीक है। एंड इफ योर रेंज इज बिलो 30 मीटर, यानी कि रेंज इज लेस देन 30 मीटर, इफ रेंज इज लेस देन 30 मीटर, देन दिस इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, वाइड एंगल प्रोजेक्टर, दिस इज नोन एज वाइड एंगल प्रोजेक्टर। तो ये तीन क्लासिफिकेशन है। तो इससे एमसीक्यू भी बन सकता है कि व्हाट इज द बीम एंगल ऑफ योर मीडियम एंगल प्रोजेक्टर और व्हाट इज द रेंज ऑफ योर वाइड एंगल प्रोजेक्टर, है ना। तो इस तरीके से जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्टर। देखिए ये अलग अलग तरह का है। ये जो आपका है, ये जो आप देख रहे हो, ये है आपका नैरो बीम प्रोजेक्टर, जो भी मैं आपको पिछले वाले स्लाइड में दिखा रहा था। ये है आपका नैरो बीम प्रोजेक्टर, ठीक है। ये वाला जो है आपका इस तरीके, अगर आप देखते हो तो ये है आपका मीडियम एंगल, ठीक है। ये है आपका मीडियम एंगल, और ये वाला जो आपका है ये है आपका वाइड एंगल। देखिए दो देखने में दोनों एक ही लग रहा है, बस ये क्या पता क्या होता है, ये जो ओपनिंग है ना, ये वाला जो ओपनिंग देख रहे हैं दोनों का, इसमें फ़र्क आ जाता है, ठीक है। ये फ़र्क आ जाता है क्योंकि इसके अंदर में जो प्रोजेक्शंस है उसमें फ़र्क आ जाता है, ठीक है। देखने में एक है लेकिन इसके प्रोजेक्शंस में फ़र्क आ जाता है, ये फ़र्क होता है दोनों में। अब हमने बात करी कि फ्लड लाइटिंग क्या होता है, फ्लड लाइटिंग के लिए ज़रूरी क्या होता है, दो चीज़ें हमने बात करी। अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मेरे को इस जगह पे फ्लड लाइट लगाना है, ठीक है। मैंने आज एन इंजीनियर मैंने आपको बोल दिया कि मेरे को इस फलाने जगह पर फ्लड लाइट लगाना है। नाउ द क्वेश्चन इज, आप जाओगे, आप देखोगे कि फ्लड लाइट लगाना है, अच्छा ठीक है, कहाँ लगाना है, तो ओपन स्पेस कितना है, क्लोज स्पेस कितना है ना, यही सब देखोगे जा करके। एक सर्वे करते हैं ना, कहीं भी कुछ इंस्टॉल करना होता है तो आप जाओगे, देखोगे कि ओपन स्पेस कितना है, कहाँ लगाना है और कहाँ कहाँ हिंड्रेंस है, आपने पहले वो देख लिया। उस बेस पे आपने डिसाइड कर लिया कि अच्छा ठीक है ये है, तो टाइप ऑफ प्रोजेक्टर कौन सा लगेगा, वो हमने डिसाइड कर लिया। तीसरा आता है कि अब आप उस साइट पर पहुँचे हो, प्रोजेक्टर इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो अब वहाँ पे आता है लोकेशन एंड माउंटिंग ऑफ प्रोजेक्टर। देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हमने डिसाइड किया कि प्रोजेक्टर होता क्या है, हमें लगाना कहाँ पर। दूसरा हमने ये डिसाइड किया कि प्रोजेक्टर का एंगल कितना होगा। और तीसरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोजेक्टर हमें लगाना कहाँ पर है, मतलब किस हिसाब से लगाना है कि जैसे जो मेरे पास जो एबिलिटी ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्टर हो वो फुलफिल कर जाए। ये कहाँ जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी एरिया में आपको वाइड रेंज प्रोजेक्टर चाहिए, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल है वो है आपका मीडियम बीम का, ठीक है। तो उसको एडजस्ट कैसे करोगे, यहीं पर आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब साइट मैनेजमेंट एक्चुअली, कि अवेलेबल रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है आपको कि आपका काम बन जाए सेटिस्फैक्टरली, है ना। तो क्योंकि हमेशा जो है साइट पर जब काम करोगे तो हमेशा 100% रिसोर्स अवेलेबल नहीं होते। आपके रिसोर्स आपके 75% ही अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन आपको उस तरीके से यूज़ करना है कि वो 100% में चला जाए। तो ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं उसी का पार्ट है। हमने पढ़ लिया प्रोजेक्टर के बारे में, एंगल पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं कि प्रोजेक्टर जो हमारे पास है उसको हम कैसे लगाएं कि कैसे हमारा पूरा काम हो जाए, ठीक है। तो देखिए अब दो सिचुएशन लिया है मैंने। एक सिचुएशन में आपका ये जो रेंज है ना, रेंज जो सॉरी या जो स्पेलिंग गलत हो रही, रेंज जो है आपका, रेंज जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए रेंज लेस है ना, वी आर हैविंग लेसर रेंज। यहाँ पे रेंज इज मोर, है ना, ये नीचे का रेंज ज़्यादा है। तो और आपके पास जो प्रोजेक्टर है उसको हम कैसे एडजस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास अगर रेंज ज़्यादा है और जैसे 25 से 30 मीटर का है, तो इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। इसमें एक सिमेट्रिक प्रोजेक्टर है जो 20 से 35 मीटर की दूरी पर रखा गया है, एंड प्रोवाइडिंग अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल बीम स्पीड ऑफ 25 से 30 डिग्री का। अब 25 से 30 डिग्री का जो था वो कौन सा था आपका, यानी कि ये मीडियम एंगल प्रोजेक्टर्स की बात हो रही है ना। ये जो है मीडियम एंगल प्रोजेक्ट की बात हो रही है, मतलब आपके पास एक साइट लोकेशन है। साइट लोकेशन जो है आपका उसका रेंज जो है वो 20 से 35 मीटर के बीच में है,
ठीक है, 20 से 35 मीटर के बीच में है। देखिए ये है आपका जो मीडियम रेंज का जो था वो कहाँ था, 30 से 70 मीटर, तो ऑटोमेटिकली ये मीडियम में आ जा रहा है, तो इसीलिए आप मीडियम एंगल प्रोजेक्टर यूज़ करोगे और इससे जो है आपका काम बन जाएगा, ये पूरा कवर कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ कैसे। अब ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन आपको ऐसे सेट करना पड़ेगा कि आपका जो रेंज है, जैसे ये 20 से 35 मीटर दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि जो आपका मीडियम रेंज है, लेकिन आपको पता है कि जो मीडियम रेंज जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 30 से 70 तक का है। तो आपको अपना प्रोजेक्टर कहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐसा कोई डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा जो इस रेंज में आ जाए, समझ गए, और उसी जगह पर आप ये अपना प्रोजेक्टर इंस्टॉल कर दोगे जो आपका मीडियम रेंज ऑफ प्रोजेक्टर है। तो ऐसे काम होता है साइट पर, ऐसे दिमाग लगाते हैं हम चीज़ों, ठीक है। तो और ऐसे ही ड्राइंग भी बनाई जाती है डिपेंडिंग अपॉन आपका जो रिक्वायरमेंट है। अच्छा, केस नंबर टू है क्या कि मान लीजिए कि आपके पास जो है मीडियम रेंज ऑफ प्रोजेक्टर है, लेकिन रेंज उतना नहीं है कि आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको ये लेक्चर स्टार्ट होने के पहले जब जस्ट कुछ देर पहले बोला, इस साइट पर हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आपको हर चीज़ आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मिले, तो आपको वहाँ पे मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। ये उसी के एग्जाम्पल है। यहाँ तो आपके पास बेटा फ्रीडम था, आपने रेंज को आगे पीछे कर दिया, लगा दिया। यहाँ फ्रीडम नहीं है आपके पास, तो यहाँ क्या करोगे, तो इस केस में क्या करते हैं, देखिए ये जो है ना आपका, ये जो देख रहे हो ये आपका अनसिमेट्रिक रिफ्लेक्टर है। अब आप क्या करोगे, और आपको लाइट को फोकस करना है ऊपर की तरफ ज़्यादा, तो यहाँ पे आप असिमेट्रिक रिफ्लेक्टर लगाओगे और जो भी बीम नीचे आएगा वो लाइट को ऊपर रिफ्लेक्ट कर देगा, बस इससे आपका काम बन गया। तो अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये असिमेट्रिक रिफ्लेक्टर का हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ दिस वन। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं, साइट के अकॉर्डिंग हम हर चीज़ देखते हैं। तो हर एक टॉपिक को अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे देखेंगे तो काफ़ी मज़ा आता है पढ़ने में, है ना, क्योंकि थ्योरी लोग समझते हैं ये थ्योरी हो जाएगा, लेकिन इस थ्योरी में भी क्या छुपा हुआ है वो ज़रूरी है पढ़ना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप रेलवे में जॉब करने जा रहे हो, या फिर किसी फैक्ट्री में काम करने, मतलब किसी फैक्ट्री में आप जूनियर इंजीनियर बन गए। अगर आपको ये सब टास्क, वहाँ पे क्या होता है कि टास्क देते हैं कि अच्छा ठीक है तुमको ये टास्क दिया, तुमको ये टास्क दे दिया। मान लीजिए आपके टास्क में जो है वो फ्लड लाइटिंग का जिम्मा आ गया, क्योंकि आप वहाँ पे इंजीनियर हैं तो आप मना तो कर नहीं सकते। तो वहाँ पे फिर आपको डिसाइड करना हो, फिर आपसे सीनियर आपका पूछेगा कि हाँ भाई बताओ कितना प्रोजेक्टर चाहिए, कहाँ लगाना है, फिर आपका जो होगा वो आपसे रिपोर्ट मांगा जाएगा। तो वहाँ पे ये सब दिमाग जो है काम आएगा, इसीलिए मैं इतना थोड़ा सा डीपली जा करके बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लड लाइटिंग कैलकुलेशन। ये भी एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसमें जो क्या क्या चीज़ हम देखते हैं, कंसिडर करते हैं, एक तो आपका इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड, ठीक है, कितना इल्यूमिनेशन लेवल चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ऐसा एरिया है जिस एरिया में आसपास से भी थोड़ी बहुत लाइट आ जाती है, बिल्कुल जैसे मान लीजिए कि अगर कोई प्ले ग्राउंड है, उसमें उसके प्ले ग्राउंड के आसपास में रोड वगैरह भी है और रोड के ऊपर भी मास्क लाइट है, तो वहाँ पे इल्यूमिनेशन लेवल का रिक्वायरमेंट अलग होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा एरिया जहाँ पर बिल्कुल क्लोज्ड है, जैसे एम्पी थिएटर हो गया, मूवी हॉल हो गया, है ना, इन सब जगह पर आपके पास लाइट आने का सोर्स कहीं से भी नहीं है, तो वहाँ पे इल्यूमिनेशन लेवल का रिक्वायरमेंट अलग हो जाएगा। तो पहले आप डिसाइड करिए कि हमको इल्यूमिनेशन लेवल कितना चाहिए। देखा, ये सब प्रोजेक्ट का पार्ट है। कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसको ऐसे दिमाग में सोचते हैं कि अच्छा अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए और क्यों चाहिए। उसके बाद आप डिसाइड करोगे अच्छा ठीक है इल्यूमिनेशन लेवल इतना मेरे को चाहिए, तो इस इल्यूमिनेशन लेवल पे हमको किस तरह का प्रोजेक्टर हमको चाहिए। तो टाइप ऑफ प्रोजेक्टर में हम देखेंगे कि भाई कौन से बीम ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्टर पे हमारा काम बन जाना है, तो ये चीज़ वहाँ से आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा भी है, द टाइप ऑफ प्रोजेक्टर डिपेंड्स अपॉन द एरिया कवर्ड बाय द बीम, कितना एरिया आपको कवर करना है और कितना इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड है। और बीम एंगल ऑफ द प्रोजेक्टर डिसाइडेड बाय द कीपिंग इन द व्यू द डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्टर फ्रॉम द सरफेस। जैसा कि हमने पीछे देखा, पीछे जो मैंने आपको ये डायग्राम देख के समझाया, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये जो आप एक रफ डायग्राम पेपर पे जब आप बनाओगे बैठ करके, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का
प्रोजेक्टर आपको चाहिए, वाइड बीम का चाहिए, नैरो बीम का चाहिए, है ना, कि मीडियम एंगल का चाहिए, यहाँ से पता लग जाएगा आपको। ये तो कहानी हो गई कि हमने डिसाइड कर लिया कितने तरह का प्रोजेक्टर चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाँ ठीक है, तुमने तो मेरे को बता दिया भाई कि ये लेवल चाहिए और इस एंगल का चाहिए, अब मुझे आप बताओ कितना प्रोजेक्टर चाहिए आपको। अब यहाँ बात आती है पैसे की, ठीक है। ऊपर का दोनों पार्ट जो था वो तो कैलकुलेशन था, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाँ भाई अब बताओ कितना इन्वेस्ट करना है मेरे को, कितने पैसे लगाने हैं मेरे को, आप ये बताओ। तो वहाँ आता है नंबर ऑफ प्रोजेक्टर, ठीक है वहाँ आता है नंबर ऑफ प्रोजेक्टर, यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है आपका। तो ये चीज़ आपको तभी आएगा ना बेटा जब ऊपर की दोनों चीज़ें पता है। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूला में देखिए क्या लिखा हुआ है, डिप्रेशिएशन फैक्टर, वेस्ट लाइट फैक्टर, एफिशिएंसी ऑफ लैंप, यूटिलाइजेशन फैक्टर, लैंप वाटेज, ठीक है। उसके बाद ए है आपका एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन और ई है आपका इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड। ये सारा डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और अब आगे जो कुछ जो टर्म है, जैसे वेस्ट लाइट फैक्टर हो गया, डिप्रेशिएशन फैक्टर हो गया, यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया, है ना, ये टर्मिनोलॉजी जो है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। लैंप वाटेज और एफिशिएंसी ऑफ लैंप तो आपको हर एक लैंप के पीछे दिया हुआ रहता है, तो ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वाले फॉर्मूले में आपके पास गिवन क्या क्या होगा बेटा, आपके पास गिवन होगा लैंप वाटेज, ये आपको पता लग जाएगा क्योंकि कोई भी आप बल्ब खरीदते हो तो उसके पीछे देखो ना, उसमें लैंप वाटेज लिखा रहता है। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ लैंप, ये दो चीज़ आपको पहले से पता रहेगा। एरिया आप कैलकुलेट कर चुके हो, इल्यूमिनेशन लेवल जो है कितना रिक्वायर्ड है ये आप कैलकुलेट कर चुके हो। तो ये चार फैक्टर तो आपको मिल ही गए ना। बचा कौन सा? बचा आपका डिप्रेशिएशन फैक्टर, वेस्ट लाइट फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, और यही तीन चीज़ बचा। अब इस तीन चीज़ के बारे में आगे पढ़ते हैं कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसमें पहला आता है डिप्रेशिएशन फैक्टर। डिप्रेशिएशन फैक्टर कुछ नहीं है कि नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में कितना इल्यूमिनेशन था उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, जब क्लीन कंडीशन में कितना इल्यूमिनेशन होगा आपका, ठीक है। तो ये नॉर्मली रेंज करता है 0.6 से 0.8, मतलब मिनिमम इतना है और मैक्सिमम इतना ही जाता है। मतलब कि जैसे अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा इल्यूमिनेशन का, जो सबसे पहला लेक्चर था उसमें बताया भी था हमने कि जो इल्यूमिनेशन आपका डिप्रेशन फैक्टर है उसमें ये निर्भर करता है कि एक जब आपने इंस्टॉल किया कोई भी चीज़, जैसे नया बल्ब लगाया या फिर आपका जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल क्लीन है, उस केस में कितना इल्यूमिनेशन हो रहा है। उसके बाद जब कुछ दिन हो जाता है तो कितना इल्यूमिनेशन होता है, तो उनको डिवाइड कर दीजिए तो आपका डिप्रेशिएशन फैक्टर निकल जाता है। देखिए डिप्रेशिएशन का हिंदी मतलब होता है घटना। इसका मैं कॉमन एग्जांपल बताता हूँ, इसको छोड़ दीजिए, इल्यूमिनेशन को छोड़ दीजिए। एक डिप्रेशिएशन केवल इल्यूमिनेशन में नहीं होता, डिप्रेशिएशन आपका हर एक जगह पर होता है। आप टीवी खरीदते हो उसका डिप्रेशिएशन फैक्टर होता है, मोबाइल खरीदते हो उसका डिप्रेशिएशन फैक्टर होता है, प्लांट में कोई मशीनरी खरीदते हो उसका डिप्रेशिएशन होता है, बाइक खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, हर एक का डिप्रेशिएशन फैक्टर होता है, हर एक का। ये जान लीजिए, ये कॉमन चीज़ है। वो कैसे होता है? जो आपका लाइफ साइकिल होता है ना बेटा, लाइफ साइकिल, तो हर एक का लाइफ साइकिल डिसाइड है। तो अब जैसे आप एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये पेन खरीदा, आज खरीदा, और मैं इसको 2 साल के बाद बेचूंगा तो अलग पैसा मिलेगा, 3 साल के बाद बेचूंगा अलग पैसा मिलेगा, 5 साल के बाद बेचूंगा अलग पैसा मिलेगा। क्यों? एक नॉर्मल लैंग्वेज में तो लोग यही कहेंगे भाई बहुत पुराना हो गया तो कम दाम मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या आता है, आपका दिमाग डिप्रेशिएशन फैक्टर कैलकुलेट करता है, समझ गए? तो जो चीज़ जितना नया है सेकेंड हैंड में उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, जितना पुराना होकर के सेकेंड हैंड बेचोगे पैसे कम मिलेंगे। बस इसी चीज़ को ध्यान में रखिए कि जब आपका इल्यूमिनेशन वर्किंग कंडीशन में है और जब आपका इल्यूमिनेशन क्लीन कंडीशन में, इल्यूमिनेशन के सेंस में। तो ये हो गया नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। मतलब क्या हुआ? जब आपकी चीज़ें चल रही हैं, जब आपको इसको यूज़ कर रहे हो। और दूसरा क्या हुआ? जब आपने जस्ट अभी निकाला है। और जैसे मान लो आप गाड़ी शोरूम से जस्ट बाहर निकालोगे, उसको सेकेंड हैंड में बेचो, तो आपको जाहिर सी बात है 90% पैसा मिल जाएगा। अगर गाड़ी आपकी 500 या 1000 किलोमीटर से नीचे चली है तो चांसेस है कि आपको 50 से 75% पैसे मिल जाएगा, उसका डिप्रेशिएशन फैक्टर कम होता है। लेकिन जब आप उसको 2-3 साल के बाद बेचो
तो वही आपका गाड़ी जो है वो 10,000 12,000 में मिल जाता है आराम से। यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट। देखिए मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि साइंस इंजीनियरिंग सब लाइफ से जुड़ा हुआ है, सब कुछ, ठीक है। अब आइए वेस्ट लाइट फैक्टर। जब आप एक सरफेस को इल्यूमिनेट करते हो नंबर ऑफ लैम्प से, तो उसमें क्या होता है कि आपका ओवरलैप हो जाता है। ये शायद मैंने डायग्राम आपको बताया भी था, मैं फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपका जो है ये लाइट आपने यहाँ पे टांग दिया और आपने एक लाइट यहाँ पे टांग दिया, ठीक है। तो इस लाइट से ऐसे रेंज में लाइट निकलेगा और इस लाइट से ऐसे रेंज में निकलेगा। तो अल्टीमेटली ये जो रीजन आप देख रहे हैं शेडेड रीजन यहाँ पे, ये तो आपका वेस्ट ऑफ लाइट है ना, दिस इज वेस्ट ऑफ लाइट, दिस इज नथिंग बट द वेस्ट ऑफ लाइट अल्टीमेटली। वाई? बिकॉज इस लाइट का एफिशिएंसी जो भी एफिशिएंट था या जो भी इसकी थी वो यहाँ पर जो है वो बर्बादी हो रही है। अगर आप इसी लाइट को थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो आपका जो इल्यूमिनेशन होगा वो ऐसा हो जाएगा। देखिए यही सब इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग है ना, यही सब काम आता है। और ये सब चीज़ कॉमन लोगों को समझ में नहीं आती चीज़ें, और यहीं पे इंजीनियर जो है अपना दिमाग लगा करके एफिशिएंट बन जाता है। अगर आप इसी लाइट को ऐसे लगा देंगे तो देख रहे हैं आपका एरिया ज़्यादा कवर होगा कम बल्ब में, लेकिन अगर आप ऐसे लगाएंगे बेटा तो इसी एरिया को कवर करने में आपको 3 बल्ब लग जाएंगे, देख रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपको पता है ये कॉन्सेप्ट कि ओवरलैप होता है, वेस्ट लाइट फैक्टर आता है, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पैसा बचा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस काम को करने में कोई 3 बल्ब लगा रहा है और अगर आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है तो आप उसको 2 बल्ब में ही कर दोगे। यहाँ पे आपको एक एज मिलेगा जहाँ पे काम करने जाओगे या अपने लिए भी काम करोगे। तो यही होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में दिमाग कैसे लगता है, ठीक है। अब है आपका वेस्ट लाइट फैक्टर क्या होता है। जब आपका सरफेस हम नंबर ऑफ बल्ब से इल्यूमिनेट करते हैं तो क्या होता है, ओवरलैप होने की वजह से आपका लाइट वेव का बर्बादी होता है। इसको हम बोलते हैं वेस्ट लाइट फैक्टर। इसका वैल्यू होता है 1.2 से 1.5। ये स्टैंडर्ड की मतलब कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ इसको निकालेंगे कैसे, इस वाले में देखिए वेस्ट लाइट फैक्टर यहाँ पर है ना। एरिया आपको पता है, इल्यूमिनेशन लेवल कितना चाहिए आपको पता है, टोटल ल्यूमन कितना बाहर आ रहा है बल्ब से वो आपको पता है, डिप्रिशिएशन फैक्टर अभी हमने पीछे से निकाला है। अब ये यूटिलाइजेशन फैक्टर का खेल आ गया कि यार ये कैसे निकलने का है ना। इसका निकालने का भी तरीका है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन से हम निकाल सकते हैं, इसको हम बीम फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो बीम फैक्टर का वैल्यू जो है वो आपका लाई करता है 0.3 से 0.5 के बीच में। ये क्या है, इट डिफाइंस एज द रेशियो बीम ल्यूमेंस टू द लैम्प ल्यूमेन। मतलब जितना बीम नंबर ऑफ बीम्स आप यूज़ कर पा रहे हो, मतलब जितना बीम का ल्यूमेन आप यूज़ कर पा रहे हो और लैम्प से कितना बाहर निकल रहा है, तो इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन हैज़ हायर वैल्यू और डीप रिफ्लेक्टर आपका है तो आप इसको 0.4 0.5 ले सकते हो। और अगर आपका रिफ्लेक्टर लो क्वालिटी का है तो आप इसको 0.3 या 0.35 लो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे लिख रखा था उसमें अपन कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहीं भी बता देता हूँ आपको। देखिए अब जैसे मान लीजिए एक रफ आइडिया अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे को एक रफली बता दो कि कितना क्या लगने वाला है जी, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है क्लाइंट या फिर आपसे बॉस बोलता है यार कि तुम छोड़ो उतना कैलकुलेशन, एक रफ आइडिया बता दो, मैं उस हिसाब से जो है फिनांस का जुगाड़ करता हूँ, ठीक है। तो आप चुपचाप बैठोगे एक पेपर में, यहाँ पे लिखोगे एन, ए आपको पता है ना, ई आपको पता है, डिप्रिशिएशन फैक्टर जो है आप 0.6 0.8 है ना, तो आप एक अप्रॉक्सीमेट इसको ऐसा कर लोगे कि मतलब इसको ना ज़्यादा आप क्लीन मानोगे और ना ज़्यादा आप उसको मतलब डर्टी मानोगे, तो इसको आप 0.7 पुट कर दो, ठीक है। एक अप्रॉक्सीमेशन बता रहा हूँ, ऐसे भी करके हम एक अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगने वाला है। एक्चुअली जो हम प्रोजेक्ट जब कोई भी चीज़ कोट करते हैं तो थोड़ा सा हमें ये अप्रॉक्सीमेशन लेके चलते हैं। तो हम एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, 0.7 हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद आया वेस्ट लाइट फैक्टर। वेस्ट लाइट फैक्टर कितना था,
1.2 से 1.5, 1.2 से 1.5, ठीक है। तो हमने अब इसमें ये है कि ऐसा करते हैं कि इसको हम लेते हैं 1.3 ले लेते हैं, ठीक है, कि इतना जो है हम मान लेते हैं वेस्ट होगा। तो इसमें इसको जो है अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1.3 ले लिया हमने। ये चार चीज़ है। देखिए एरिया आपको पता है, इसलिए एरिया कुछ भी हो सकता है, इल्यूमिनेशन लेवल आप डिसाइड कर लोगे, और ये फैक्टर हम ले लिया। अब आया कि यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना है। तो आपको अगर ये पता है कि यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है वो जीरो में से कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन से आप यूटिलाइजेशन फैक्टर निकाल लोगे, है ना। तो इसको आप यूज़ कर लो, है ना। तो इसको आप इसके वैल्यू को यूज़ कर लो यहाँ पे। तो अल्टीमेटली जो है आपका वहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो उसको, यहाँ पे यूटिलाइजेशन फैक्टर का वैल्यू आप पुट कर सकते हो कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन निकाल करके। लैंप वाटेज आपको पता ही है और एफिशिएंसी आपको पता ही है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि ये सारी वैल्यू जब आपको पता हो गई, ये आप निकाल लोगे यूटिलाइजेशन फैक्टर, कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन यूज़ करके यूटिलाइजेशन फैक्टर निकाल लोगे। लैंप वाटेज लैंप के पीछे दिया रहता है, एफिशिएंसी लैंप की लैंप के पीछे दी हुई होती है। तो सारा वैल्यूज आपको पता चल गया, तो एन नहीं निकलेगा। और ये एन निकाल करके आप अपना तुरंत बता दोगे अपने सीनियर को, या फिर आप अपने लिए, अच्छा इतना लैंप लगने वाला है, ठीक है। तो मतलब इतना प्रोजेक्टर लगने वाला है। और नंबर ऑफ प्रोजेक्टर अगर आपको पता चल गया, और आपको पता है कि एक प्रोजेक्टर का दाम जो है मतलब x रुपया है, तो टोटल आपको इतना रुपया खर्च होने वाला है उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे होता है बेटा कैलकुलेशन किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो होप सो आपको जो मैंने समझाया है एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया, इसको ऐसे ही समझ के करिए तो काफ़ी मज़ा आएगा। और आपका सही बताऊं तो आपका हर एक टॉपिक का एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो प्लीज़ हर एक टॉपिक को आप उसी तरीके से समझें, केवल इसको ऐसे ना लें कि थ्योरी है। थ्योरी का भी थ्योरी बनता ही है कहाँ से, वो प्रैक्टिकली कहाँ अप्लाई होगा उस वजह से, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। हैव ए गुड डे।